डायरेक्ट टेस्ट 2025 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करते हैं। ये जो है वो क्वेश्चंस फेस 1 के हैं, जो कि हमारा टेस्ट 15 जून 2025 को कंडक्ट हुआ था। इसमें जो आईक्यू का पोर्शन है वो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा दिया है, बाकी रहता है इंग्लिश और मैथ का। तो मैथ अभी हम करने वाले हैं और आगे आने वाले जो है वो दिनों में हम इंग्लिश भी करने वाले हैं। 40 आपको पता है इंग्लिश के होते हैं, 40 मैथ के होते हैं, 20 आईक्यू के होते हैं। आईक्यू तो हमने कर लिया है, अभी 40 मैथ के करने वाले हैं, उसके बाद हम जो है वो 40 इंग्लिश के भी करेंगे। तो अब मैं ये ऐसे करवाऊंगा कि आपको जो है वो सारी चीज़ें आती हैं, आपको फार्मूलों का पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, सिलेबस का आपको पता है। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से करने वाले हैं। ये जो बुकलेट है ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी 1-2 दिनों में। वैसे ही अगर आप जो है वो किसी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ जो कि पास पेपर से रिलेटेड हो तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये जो सवाल अभी हमने बुकलेट के अंदर अपडेट किए हैं ये आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगे। व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी मिल जाएंगे, वो भी मैं लिंक दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे आपको सवाल भी दिखेगा और मैं यहाँ पे करता जाऊँगा। अगेन मैं बड़ा जो है वो जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सब आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 426। ये बुकलेट के हिसाब से 426 है, आप ऐसे समझ लो आपका पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट टेस्ट 2025 के फेस 1 का। सो हमारे पास 426 है, अ लॉस ऑफ 12% इज इनकर्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर PKR 880, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास कोई भी एक आर्टिकल है, इसको आप कोई प्रोडक्ट मान सकते हो, जिसको हम जो है वो सेल कर रहे हैं 880 रुपीज़ में, तो उस पर हमें 12% का लॉस हो रहा है। तो हमें बताना है उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बड़ा ही आसान है, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का। हमारे पास एक फार्मूला होता है 426। कॉस्ट प्राइस हमारे पास बराबर होती है किसके, कि भाई आप क्या कर लो 100 अपान में 100 माइनस लॉस परसेंट कर लो और जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपके पास जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब इसी तरह का फार्मूला प्रॉफिट के अंदर भी बना सकते हो। अभी तो ये लॉस के अंदर है ना, अगर आपको प्रॉफिट के अंदर बनाना है, लेट सपोज आपको जो है वो सेलिंग प्राइस भी गिवन है और आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो फिर आपने यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देना है, क्योंकि डिपेंड करेगा ना आप फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हो और वो फिर डिपेंड करेगा कि आपके पास डेटा कौन सी है। तो आपने जो है वो सही जगह पे सही फार्मूला यूज करना है। अगर आप डेटा बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो लॉस आपको हुआ है 12% का, उसके बाद आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो 880 है और आपको निकालनी क्या है कॉस्ट प्राइस, तो आपने ये वाला फार्मूला लगा लेना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस बराबर आ जाएगी 100 अपान में 100 माइनस 12% है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस क्या है 880, तो क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस 100 अपान में 100 में से 12 जाएगा तो 88 मल्टीप्लाई बाय 880। तो ये तो इनके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, या जो है वो ऐसे टेबल लगा दो 1 टाइम, ठीक है। बल्कि 81 की हमने टेबल लगाई है ना, तो उस हिसाब से तभी मैंने बोला कैंसिल कर दो। तो 88 की टेबल यहाँ पे जो है वो एक एक दफ़ा लग रही है। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। इसका मतलब है उस आर्टिकल की जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1000 PKR, फिर उसको जो है वो हमने 880 पे जो है वो सेल किया था, जिसकी वजह से हमें 12% का नुकसान हुआ। सो ये था 426। 427 को देखो, इफ द सेलिंग प्राइस इज 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखें आपके पास जो 40 नहीं 427 के अंदर कहा जा रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस जो है ना वो किसी भी आर्टिकल किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस के 125% पे हमने की है। तो इसका मतलब है अगर आप इन जनरल कोई भी चीज़ कंसीडर करोगे तो उसकी प्राइस आप परसेंटेजेस के अंदर 100% लेते हो। तो अगर आपने उसको जो है वो 125% पे जो है वो सेल किया है, तो इसका मतलब है आपने 25% इजाफा यहाँ पे कमाया है, जो कि आपका गेन हुआ होगा, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज वैसे ही आपको नजर आ रहा है 25% हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या था, बी, दोनों में बी है। उसके बाद है 428। 428 में कहा जा रहा है इफ अ मैन सेल्स अ पेन फॉर PKR 54 एंड गेन 20%, गेन मीन्स प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन। अगेन आपसे जो है वो कहा जा रहा है कि एक पेन है जो कि हम सेल कर रहे हैं 54 में और उस पर हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब देखें आपके पास डेटा क्या है कि आपको जो है वो सेलिंग प्राइस पता है जो कि है 54 PKR और आपको प्रॉफिट परसेंट पता है जो कि है 20%। निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अब आपके पास कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला लगेगा वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लगेगा, ठीक है। जो डेटा गिवन है उसी हिसाब से आपको फार्मूला यूज करना है। तो ये हो जाएगा 100 अपान में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस था तो बस नीचे जो वो माइनस कर देते हैं और अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो इतना मुश्किल भी नहीं है याद करना,
याद करने पड़ेंगे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 100 अपान में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20%, तो ये 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है 54। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो इनको ऐड करवा लो तो ये हो जाएगा 100 अपान में 120 इंटू 54, 0 0 के साथ कैंसिल, और यहाँ पे टेबल लगा दो 5 टू द 10 और यहाँ पे 6 टू द 12, 6 1 द 6, 9 6 द 54। तो 9 को 5 से करोगे तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 45 PKR। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस क्या है उस पेन की 45, जिसके बाद हमने उसको 54 पे बेच के जो है वो 20% का प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इन क्वेश्चन नंबर 4 to 8। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 9 के अंदर आपको कहा जा रहा है इफ अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस इज 240, फाइंड द कॉस्ट। अगेन आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। आपको गिवन क्या है कि भाई कोई आर्टिकल है जिसकी सेलिंग प्राइस है 240, उस पे हमें जो है वो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ये रिपीट तो नहीं कर रहे ना हम, हाँ भाई। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगेन देखो सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपान में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी 100 अपान में 100 प्लस 20% इंटू सेलिंग प्राइस 240। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 अपान में 120% इंटू, बल्कि परसेंट तो आप नहीं लेते यहाँ पे, 120 इंटू 240। तो टेबल लगाओ 0 0 के साथ कैंसिल, 12 1 द 12, 2 12 द 24, 0 यहाँ पे यहीं पे रहेगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पे 10 बचा तो ये हो जाएगा 200। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी 200 PKR इन 429 क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन ए। 430 पे देखो, 430 में कहा जा रहा है अ फ्रूट सेलर बायज मैंगोज एट PKR 5 ईच, यानी कि कोई एक फ्रूट सेलर है जो कि मैंगोज जो है वो बाय कर रहा है 5 रुपए में हर एक को, और उन हर एक को सेल कर रहा है 6 रुपए में। तो हमें बताना है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो भाई देखो यहाँ पे 429 हो गया, 430 में वो जो है वो 5 रुपए में हर एक चीज़ जो है वो खरीद रहा है, हर एक मैंगो खरीद रहा है और हर एक को 6 रुपए में जो है वो बेच रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट का अमाउंट तो निकाल लिया जो कि है 1 PKR, और आपको पता है कि भाई वो हर एक मैंगो को लेता कितने में था 5 रुपीज़ में। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितनी हो जाएगी 5 PKR। आपको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है कि भाई प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बेसिकली आप क्या करते हो प्रॉफिट का फ्रैक्शन बनाते हो, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपने वैसे ही निकाल लिया है जो कि है 1, और यहाँ पे आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस पता है उस मैंगो की जो कि है 5, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ताकि आपके पास जो आंसर है वो परसेंटेज के अंदर आ जाए। सो 5 1 द 5, यहाँ पे 2 5 द 10, 0, तो ये हो जाएगा 20%। सो यहाँ पे इसका मतलब है उस फ्रूट सेलर को जो है वो 20% जो है वो क्या कहते हैं प्रॉफिट हो रहा है हर एक जो है वो मैंगो पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास है 431, लेकिन 431 से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। आ जाओ जी 431 के ऊपर। 431 में कहा जा रहा है अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फॉर PKR 400 एंड सेल्स इट फॉर PKR 500, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अगेन उसी तरह का सवाल है। आपको यहाँ पे जो है वो कॉस्ट प्राइस गिवन है उस आर्टिकल की जो कि है 400 और उसकी सेलिंग प्राइस आपको पता है जो कि है 500। तो आपसे कहा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब इससे पहले आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए। प्रॉफिट बड़ा आसान होता है निकालना। प्रॉफिट कैसे आप निकालते हो कि भाई आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 500 माइनस 400, इसका मतलब है 100 आ जाएगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो उसका फार्मूला क्या है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले प्रॉफिट का फ्रैक्शन बनाना पड़ता है जो कि बनेगा प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अगर 100 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखो 2 0 के साथ कैंसिल, 4 1 द 4, और यहाँ पे 2 4 द 8, 2 वहाँ पे जाएगा तो 5 4 द 20। तो इसका मतलब है प्रॉफिट कितना होगा
25% अगर हम जो है वो उस आर्टिकल को 500 रुपीज़ में जो है वो सेल करेंगे। 432 में देखो आपको कहा जा रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज PKR 120। अब कोई आइटम है हमारे पास, उसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस कितनी है 120 रुपीज़, एंड हमें जो है वो उस 120 रुपीज़ पे जो है वो लॉस हो रहा है 10% का। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस हमने ऐसी क्या रखी थी। भाई कोई चीज़ हमने जो है वो 120 में जो है वो ख़रीदी है, उसको हमने जो है वो किसी प्राइस पे जो है वो सेल किया है जिस पे हमें जो है वो 10% का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमें वो प्राइस निकालनी है कि भाई कितने में जो है वो हमने सेल की है। तो लेट सपोज यहीं पे कर लेते हैं 432 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 432 की अगर आप डेटा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 120, लॉस परसेंट हमारे पास कितना हो रहा है 10%। तो अब हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप रीअरेंज भी कर सकते हो, वो जो हमने कॉस्ट प्राइस का लिखा था वहीं से आप रीअरेंज करके सेलिंग प्राइस का निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस का एक तो फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि भाई आप करते हो 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो प्लस कर देते, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे अब आप जो वो सेलिंग प्राइस निकाल लो। 100 माइनस लॉस कितना हुआ है 10% का, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 120 और यहाँ पे 100 अपनी जगह पे। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 90 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 0 के साथ कैंसिल, 5 टू द 10, 6 टू द 12, और यहाँ पे 5 की टेबल लगेगी, बिल्कुल लगेगी। यहाँ पे 5 1 द 5, 4 वहाँ पे जाएगा, तो 8 5 द 40, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आपने 6 को जो है वो 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 6 8 द 48, 4 ऊपर जाएगा, 6 1 द 6 और 4 10 108। इसका मतलब है हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी उस आइटम की 108। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। अब एक तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पे जो है वो दूसरा मेथड भी यूज करते हो जिसको आप कहते हो रेट इनटू बेस वाला मेथड, जो कि फंडामेंटल होता है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको जो है वो पता है कॉस्ट प्राइस उस आइटम की 120 है और उस पर हमें जो है वो 10% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप पहले जो है वो लॉस निकाल लो। तो आप लॉस कैसे निकालोगे भाई, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे लॉस परसेंट के साथ, जो कि है 10 अपान में 100। तो यहाँ पे ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, तो इसका मतलब है उस पर हमें कितना जो है वो लॉस हुआ है 12 रुपये का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लॉस हमें हुआ है 12 का। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई लॉस हमारा कैसे निकलता है, जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हो। अब आपके पास लॉस भी गिवन है, आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, आपको निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करो, सेलिंग प्राइस को यहाँ पे लेके आओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और लॉस को वहां पे लेके जाओ तो वो हो जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस है 120 माइनस लॉस कितना हुआ 12 रुपए का, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108। इसका मतलब है हमने जो है वो 108 में उस आइटम को सेल किया था। तो इस डायरेक्ट फार्मूला से भी आंसर आ रहा है, उस तरीके से भी आ रहा है। अब ये तरीका तब भी वैलिड होगा जब आपके पास रेट या तो लॉस परसेंट गिवन है, या जो है वो प्रॉफिट परसेंट गिवन है, या इवन डिस्काउंट भी गिवन है, और उसके साथ आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, परचेजिंग प्राइस गिवन है, तभी जाके आप ये आपस में मल्टीप्लाई करके जो है वो नंबर निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे होता ना कि कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस, तो फिर आप इस तरह नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको जो है वो किसी रेट के साथ बेस चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, तो हमेशा रेट के साथ आपका बेस यहाँ पे क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस बनता है। ठीक है, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही अपना प्रॉफिट में बना रहे होते हो या लॉस बना रहे होते हो। सेलिंग प्राइस से कोई आपको जो है वो प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। ओके 432 हो गया, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ भाई 433 के ऊपर। 433 में आपको कहा जा रहा है अ मैन गेन्स 10%, इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर PKR 990। मतलब कोई आर्टिकल वो सेल कर रहा है 990 रुपीज़ में, जिसपे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वही काम फिर करना है। देखो भाई ये है हमारी ज़िंदगी, एक ही तरह के सवाल वो आपको दे रहे हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है 10% का, सेलिंग प्राइस कितनी है 990। अब देखें यहाँ पे वो नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 10% को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ जो रिजल्ट आए फिर वो आप प्रॉफिट या लॉस वाले किसी फार्मूले में एड सब्ट्रैक्ट कर लो। ये तभी होगा जब आपके पास जो है वो कोई रेट गिवन हो और उसके साथ जो बेस आप कंसीडर करते हो वो करते हो कोई भी कॉस्ट प्राइस, ना कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे फिर आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो
तो कॉस्ट प्राइस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 100 अपान में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सही है। अब यहां पे पुट भी तो करना है। कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 अपान में 100 प्लस प्रॉफिट है 10% मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस है 990। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 अपान में 110 इंटू 990, 0 0 के साथ कैंसिल, 11 1 दा 11, 9 11 दा 99। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9 को 100 से करो तो 900। इसका मतलब है 900 PKR में हमने जो है वो खरीदा था, परचेस किया था, उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो ऑप्शन ए। उसके बाद है 434 पे भी आ जाते हैं। कहे क्या रहा है, ये बोल रहा है अ मैन बाइज अ चेयर फॉर PKR 800। अगेन उस शेयर की जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 800 रुपीज़ है। उसको सेल कर रहे हैं हम 15% के लॉस पे। तो हमें बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है वो निकालनी तो सेलिंग प्राइस है, और हमें जो गिवन है वो क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है उस शेयर की वो 800 है, और उस पर हमने कितना बियर किया है, लॉस बियर किया है 15% का। तो अब आप यहाँ पे लॉस निकाल सकते हो कि भाई मुझे लॉस कितना हुआ है, और वो हम यहाँ पे क्यों ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो वो बनता है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पे आप पहले देख लो लॉस कितना हुआ है। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, लॉस परसेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट प्राइस से। तो लॉस कितना होगा, 15 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस 800 है। ये 2 0 आपस में कैंसिल, 8 को जो है वो आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 120 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है आपको लॉस कितना हुआ है, आपको लॉस हुआ है 120 PKR। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो आपके पास जो है वो 3 टर्मिनोलॉजीज हैं। एक आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको लॉस भी अब मिल गया, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो आप लॉस के जो है वो कॉन्टेक्स्ट में इनका फार्मूला कैसे बनाते हो, आपको लॉस कहते हो, कैसे होता है भाई, लॉस होता है जब आप जो है वो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हो। हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस को, तो आप यहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 800, लॉस कितना हुआ है 120 का। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी हमारे पास, 700 में से फिर 20 माइनस कर लो तो 680। तो 680 PKR आपका जो है वो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ए। तो 434 में ए। उसके बाद है 435 को करते हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 435 को देख लो भाई। 435 में कहा जा रहा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, अगेन इसका मतलब है सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कितने में 600 PKR, और उस पर उसको जो है वो 20% का लॉस हुआ है। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगेन उसी तरह का यार फार्मूला है, कोई जो है वो डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा क्वेश्चंस के अंदर। फिर बच्चे कहते हैं कि टेस्ट मुश्किल है। सेलिंग प्राइस कितनी है 600, निकालनी क्या है कॉस्ट प्राइस। अगेन कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉस। तो ये हो जाएगा 100 अपान में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 अपान में 100 माइनस 20, अब यहीं पे कर लेता हूँ 80 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी होगी 600, 0 0 के साथ कैंसिल। और कोई टेबल लग रही है, यहाँ पे लग सकती है 4 की लगेगी ना, 2 4 दा 8, यहाँ पे 25 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 की टेबल 30 टाइम्स। अब आप यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 30 के साथ, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 750। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है 750, जो कि करेक्ट ऑप्शन है बी नहीं ए में है। ओके 436 में है व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है, तो ये तो रिपीट ही हुआ है। 436 में क्या होगा भाई, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होती हैं आपको पता है, और तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, ये होता है 180। ठीक है, ये तो सबको पता होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास से 437 में कहा जा रहा है इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 70 किलोमीटर 270 किलोमीटर। भाई देखो यहाँ पे जो है वो स्पीड आपको गिवन है, स्पीड को आप v से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हो जनरली, तो वो स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस को आप s से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो जो कि है 270 किलोमीटर। आपको निकालना है टाइम, कि भाई हमारे पास कोई ट्रेन है
जो कि अगर इतनी स्पीड पे जो है वो मूव करेगी और इतना डिस्टेंस जो है वो तय करेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको पता है फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, हाँ, s इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है ना, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आपको क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम को यहाँ पे लेके आओ, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड। सही है, ऐसे ही होगा ना, हाँ सही है। तो टाइम आप यहाँ पे निकाल सकते हो, टाइम क्या आएगा आपके पास, टाइम हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 270 किलोमीटर और हमारे पास स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, 9 1 द 9, 3 9 द 27, तो आंसर कितना आ रहा है 3 आवर्स। तो इसका मतलब है कि भाई उसको कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स, करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद है 438, इजी है, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो 438 में कहा जा रहा है अ सर्किल हैज रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स डायमीटर। भाई हमारे पास कोई भी सर्किल है, इसका जो रेडियस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है ये पूरा डायामीटर कितना होगा। अब आपको पता है डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, तो बस पुट कर देना है d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका मतलब है 14 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन बी, बहुत आसान है भाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ जी 439 के ऊपर। 439 में कहा जा रहा है इफ अ मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही वॉक इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। आपको कहा जा रहा है एक बंदा है जिसके वॉक करने की स्पीड, तो चेक करो स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, तो अगर वो वॉक करता है कितने टाइम के लिए 2 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब है टाइम आपको गिवन है। अगर आप इसको आवर्स में लिख लो तो 2.5 आवर्स, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स का मतलब क्या 2.5 आवर्स। तो हमें बताना है कि भाई इसने कितना वॉक किया होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस ही बताना है। अगेन आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, आपको डिस्टेंस ही निकालना है, तो यहीं पे रहने दो, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे टाइम कितना है 2.5 आवर्स, तो आर के साथ कैंसिल, डिस्टेंस कितना आएगा 5 को जो है वो आपने 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगता है डायरेक्ट, वरना वो ऐसे भी कर सकते हैं 5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, इसको जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आप टेबल लगा लो, 2 5 द 10, 5 5 द 25, यहाँ पे जो है वो हो जाएगा 25 अपान में 2। अब इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो 12.5 आ जाएगा, इसका मतलब है 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन डी। उसके बाद है 440 में कहा जा रहा है अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब कोई बंदा है जो कि जो है वो कहीं जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, जब वापस आ रहा है तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो भाई याद रख लो, एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हो, 2v1 इंटू v2 अपान में v1 प्लस v2, v1 मतलब पहली स्पीड और v2 दूसरी स्पीड, तो आप डायरेक्टली जो है वो एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब ये डायरेक्टली यूज कर लो क्योंकि आपके पास दोनों ही जो है वो स्पीड गिवन है। अगर आपको जो है वो डिस्टेंस और टाइम गिवन होता दोनों के लिए, तो फिर आप वो वाला भी यूज कर सकते थे जो आप जनरली पढ़ रहे होते हो, मीन का फार्मूला या एवरेज का फार्मूला, कि भाई टोटल अपान में टोटल, लेट सपोज टोटल डिस्टेंस कर लेना, टोटल टाइम कर लेना, तब भी एवरेज आ जाती। लेकिन अगर डायरेक्ट जस्ट स्पीड्स गिवन हो तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी 2, v1 कितनी है, मतलब एक स्पीड को काउंट कर लो v1 और दूसरी को v2, वो है 60 और दूसरी है 40 अपान में 60 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12 को 4 से करोगे 48, यहाँ पे 00 आ जाएगा और यहाँ पे 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। तो ये तो इसके साथ कैंसिल, आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि एवरेज स्पीड कहलाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन ए 440 में। उसके बाद हमारे पास है 441 में कहा जा रहा है अ वर्कर डज 1/4 ऑफ द जॉब इन 5 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ही फिनिश द कंप्लीट वर्क। तो यहाँ पे देखो, आप ये यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, वरना प्रोपोर्शन यूज करो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है।
यहाँ पे आ तो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, जो हमारे वर्कर ने काम किया है ना, या ऐसे बोल लो जो भी उसने जॉब की है वो किया है 1/4, ठीक है। कितने जो है वो दिनों में किया है, इन 5 डेज। अब रिमेनिंग वर्क आप कैसे निकालते हो फ्रैक्शन में, 1 में से माइनस करके। तो यहाँ पे रिमेनिंग जॉब या रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1 में माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, जो कि हो जाएगा 4 - 1/4, रिजल्ट आ जाएगा 3/4। तो ये पूछ रहा है भाई 3/4 जो वर्क है वो कितने दिनों में करेगा। तो लेट सपोज उसको मान लो वो x डेज में करेगा। तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, कैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे नंबर। तो भाई जॉब वाला पहले फ्रैक्शन रखो 1/4, जो कि 5 दिनों में कर रहा था। अब यहाँ पे रिमेनिंग वाला जो कि है 3/4, और यहाँ पे रिमेनिंग का नंबर हमें अननोन है तो वो x रख दो, इक्वालिटी में दोनों को लगा दो। तो फ्रैक्शन सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/3 = 5/x, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x = 15। इसका मतलब है जो रिमेनिंग वर्क है वो 15 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो 441 करेक्ट ऑप्शन ए। अब ये चीज़ें हम जो है वो डिटेल में वैसे ही अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं, और आपने भी पढ़ रखी होंगी, कुछ जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, या आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें जो है ना वो अच्छे से कवर की होंगी। तो इसलिए मैं जो है वो उस हिसाब से करवाता जा रहा हूँ कि भाई आपको सब आता है, ठीक है। उसके बाद है 442, यहीं पर कर लेते हैं। 442 में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 4x - 3 = 13। 4x - 3 = 13 में से आपको x निकालना है। क्या मसला है भाई, दोनों साइड 3 को ऐड करवा लो। 4x ये हो जाएगा = 13 + 3, 4x = 16 हो जाएगा, टेबल लगा दो, x = 4। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, जो कि करेक्ट ऑप्शन है बी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 443 में देखो, 443 में कहा जा रहा है द सोल्यूशन ऑफ 3x + 2 = 3x + 5 इज व्हाट, 1 0, या कोई सोल्यूशन ही नहीं है, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं। तो भाई देखो आपके पास इक्वेशन है 3x + 2 = 3x + 5। यहाँ पे देखो x के साथ कट गया, बाकी क्या बचा, 2 = 5, जो कि आपको पता है फॉल्स है। तो यहाँ पे आपके पास जब x ही चला गया, जिसका सोल्यूशन निकालना था वही चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो आप कहोगे नो सोल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन सी। जब आपकी पूरी इक्वेशन से वो वेरिएबल ही खत्म हो जाए ना, इसका मतलब है नो सोल्यूशन, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों साइड बराबर आ जाए, लेट सपोज यहाँ पे आ जाता ना 2 = 2 या 5 = 5 या 0 = 0, तो फिर आप कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए 2 = 5 या 0 = 5, 0 = 1, 7 = -1, तो फिर आप कहोगे नो सोल्यूशन, ठीक है। बाकी अगर कोई सोल्यूशन आना होगा तो फिर आप जो है वो सोल्यूशन निकाल लोगे। इस केस में यहाँ पे देखो दोनों साइड जो है वो बराबर नहीं है, तो नो सोल्यूशन। अगर दोनों साइड बराबर होती ना, भले वेरिएबल चला भी जाता जैसे अभी मैंने कहा, तो फिर आप कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा जी, 444 सॉल्व फॉर x व्हेन x² = 49। वाह भाई। अब इसको करवाने का एक तो बड़ा जल्दी वाला मेथड है कि दोनों साइड रूट ले लो, लेकिन वो फिर मुझे स्टेप्स बताने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। x² 49 को यहाँ पे लेके आओ तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 7²। अब मैं यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगाऊंगा। वो क्या होता है, वो होता है एक दफ़ा पेयर पॉजिटिव में रखो, एक दफ़ा नेगेटिव में रखो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा x + 7 और ये हो जाएगा x - 7 = 0। अब आपको पता है जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब है एटलीस्ट एक नंबर 0 होगा। तो इस वजह से इसको भी आप 0 के बराबर रखते हो या फिर इसको भी आप 0 के बराबर रखते हो। ईदर आर वाला आपने केस पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखें x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक +7, दूसरी -7। सो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि 7 एंड -7 दोनों को कंसीडर करेंगे। 445 कहा जा रहा है 51² - 49² का आंसर बताओ। अगेन कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 51 का स्क्वायर सोल्व करें, 49 का भी स्क्वायर सोल्व करें, जो रिजल्ट आ रहा है माइनस कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। देखो भाई a² - b² वाला तो है, तो ये किसके बराबर है, एक दफा पेयर जो है वो पॉजिटिव में रखो, एक दफा नेगेटिव में रखो। तो ये क्या हो जाएगा, 51 और 49 तो हमारे पास 100 होता है, और यहाँ पे 51 - 49 2 होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो 200। करेक्ट ऑप्शन डी। ये भी 2024 और 25 दोनों में ही रिपीट हुआ है भाई। 25 में देखो अभी ये करवाया है, और यही सेम 24 में भी आपको मिलेगा, या इस तरह का मिलेगा, पर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा होगा।
उसके बाद है 446 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल हो, यानी कि 90 वाला एंगल हो। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? ये तो बड़ा आसान है। 446 भाई हमारे पास लेट सपोज कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह का, यहाँ पे देखो ये 90 का एंगल है। ये बोल रहा है ये जो 90 का एंगल है ना, इसके अपोजिट में यानी कि ये वाली साइड, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड भी होती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल चलो कह लो तो यही होती है हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास है डी, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी 447 द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज व्हाट? भाई आपको कहा जा रहा है हमारे पास 447 के अंदर कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमें इसकी जो है वो क्या निकालनी है? एरिया निकालनी है, और इसकी साइड लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो लेट सपोज ये 8 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है चारों साइड्स बराबर होंगी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। आपको ये एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड को स्क्वायर कर लो, तो एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी 47 में, ठीक है। उसके बाद है 448 द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर हेक्सागोन। भाई ये हमारे पास एक पॉलीगोन होता है जिसमें आपको जो है वो ये बोल रहा है कि हेक्सागोन जो है वो कितनी साइड्स रखता है? तो भाई हेक्सा मीन्स होता है 6, तो इसका मतलब है 6 साइड्स, तो इसका मतलब है बी। कितना आसान है यार। 449 इसको देख के तो भाई बड़ा ही जो है वो अजीब लगा था जब हमने ये पिछले साल देखा था पेपर, जो बच्चों ने ये भेजा था कि भाई सिंप्लीफाई करो 3x प्लस 5x क्या होगा? 8x होगा। क्या बोलूं? B। उसके बाद है 450 इफ 2x इज इक्वल टू 18 तो हमें बताओ x की वैल्यू क्या होगी? देखो कितने प्यार से पूछ रहे हैं, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन 9 होगा। सो जो कि लिखा है सी में, सो सी इज द राइट वन। उसके बाद बोल रहा है कि भाई फैक्टराइज करो किसको? एक्स स्क्वायर प्लस 451 की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करो। इसका मतलब है आप इसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, फैक्टराइजेशन करो। कैसे करते हो? मिडिल टर्म के थ्रू करते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगा ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। बिल्कुल आता होगा, क्यों नहीं आता होगा? 2x प्लस 3x में कर सकते हो। देखो दोनों को ऐड करो तो 5x भी बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6x स्क्वायर भी बन रहा है, तो ये 6। अब दो में से कॉमन निकालो, x कॉमन तो बाकी बचेगा x प्लस 2, और यहां से प्लस का 3 कॉमन तो बाकी बचेगा x प्लस 2। तो अगेन दोनों में से देखो x प्लस 2 कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस 3। तो यही हमारे पास फैक्टराइजेशन है जो कि है करेक्ट ऑप्शन ए 451 में, सही है। उसके बाद है 452, लेकिन उससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। 452 में देखो भाई, 452 में कहा जा रहा है द एक्सप्रेशन x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 सिंप्लीफाइज टू व्हाट? तो भाई बस मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी a माइनस बी वाला ही फार्मूला है। a को a से मल्टीप्लाई, b को b से, सिंबल को सिंबल से, तो x को x से करोगे x स्क्वायर, प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस 2 को 2 से करोगे तो 4, x स्क्वायर माइनस 4, करेक्ट ऑप्शन बी। ये हो गया 452। 453 पे आओ। 453 A car travels 120 किलोमीटर in 3 hours. What is its speed? तो भाई आपको जो है वो डिस्टेंस गिवन है, कार जितना ट्रेवल कर रही है वो कितना है? 120 किलोमीटर, और आपको जो है वो टाइम भी गिवन है कि भाई 3 घंटे के अंदर कर रही है। तो हमें बतानी है कि भाई उस कार की स्पीड क्या होगी। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है? स्पीड, तो v को यहीं पे रहने दो, टाइम को शिफ्ट करो तो डिस्टेंस अपान में टाइम हो जाएगा। तो स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है? 3 आवर्स। तो ये हो जाएगा 3 1 3 4 3 12 0, इसका मतलब है 40 किलोमीटर पर आवर उस कार की स्पीड हो जाएगी। सो बी इज द राइट वन। ये हर जगह बी क्यों सही है? 455 में कहा जा रहा है इफ अ पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 25% ही टेक्स 40 मिनट्स मोर टू कवर अ डिस्टेंस।
व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टेकन। भाई देखो, अगर आपके पास कोई भी जो है वो डिस्टेंस है, वो आप जो है वो कैसे निकालते हो, स्पीड इनटू टाइम। सही है। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई बंदा अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस कर रहा है 25% से, तो उसको टाइम 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है जब वो ये जो है वो कोई भी डिस्टेंस तय करेगा। तो हमें बताना है कि भाई यूजुअल टाइम जो है वो कितना ले रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक नया इसी का रिलेशन बनाना है ना, तो इसमें क्या करना है, स्पीड को 25% जो है वो रिड्यूस कर देना है और टाइम को 40% बढ़ा देना है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह डिस्टेंस निकालो जिसमें आप स्पीड को 25% जो है वो रिड्यूस कर लो और टाइम को 40 जो है वो मिनट्स ज़्यादा कर लो, तो ये क्या हो जाएगी स्पीड। भाई स्पीड देखो, अगर आप यहाँ पे 25% माइनस कर रहे हो, तो लेट्स सपोज स्पीड हमारे पास किसी भी कोई ऑब्जेक्ट के लो, लाइक कार के लो, ट्रेन के लो, जो भी के लो, तो वो अगर 100% है तो उसमें अगर आप जो है वो 25% रिड्यूस करोगे तो बेसिकली माइनस करोगे, तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगी 25% माइनस मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम जो है वो 40 मिनट्स बढ़ा रहे हैं तो t+40। तो ये अब आप जो है वो एक्सप्रेशन देख सकते हो कैसे बनेगी। ये बन जाएगी बेसिकली आपके पास, ये आप जो है वो भी मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट सपोज ये 100% है, ये 25% है उसका, तो टोटल क्या हो जाएगा 0.75 स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि 40 मिनट्स का इजाफा है, तो t+40। अब एक रिलेशन आपके पास ये बना है, दूसरा ये बना है, तो यूजुअली आपने निकालना है दोनों को कंपेयर करके। डिस्टेंस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू टी इज इक्वल टू 0.75 v इंटू t+40। सही है। अब यहाँ पे ये v तो निकाल लो, टाइम यहाँ पे जो है वो बराबर हो जाएगा 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे t+40। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। टाइम आ जाएगा किसके, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कहीं नज़र ही ना आ जाए, नहीं कहीं नज़र ना आए। टाइम बराबर हो जाएगा 0.75 t हो जाएगा प्लस, और 0.75 को 40 से करोगे तो ये बेसिकली आप ऐसे रख सकते हो 0.75 इंटू 40। सही है। तो टाइम यहाँ पे बेसिकली निकालना है, क्या हो जाएगा, अच्छा 0.75 टाइम को यहाँ पे लेके आओ ताकि ये माइनस हो जाए, माइनस 0.75 t इज इक्वल टू 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 40 से। चलो फ्रैक्शन में लिख लो, आपके लिए आसानी होगी, 75/100 मल्टीप्लाई बाय 40। अब ये पूरी 1t है, ये जो वो 0.75 t है, तो टोटल कितनी बचेगी 0.25 t इज इक्वल टू 75 इंटू 40/100। ये कितना हो जाएगा 25t/100, 75 इंटू 40/100। 100 के साथ कैंसिल, 21 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो टाइम कितना आ रहा है 340, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 120। हाँ, तो इसका मतलब है टाइम कितना लगेगा 120 मिनट्स। सो करेक्ट ऑप्शन सी। आपने क्या किया, एक यूजुअल जो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आपने एक रखा, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। उसके बाद आपने जो कंडीशन गिवन है उस हिसाब से जो है वो एक डिस्टेंस का रिलेशन बनाया। वो क्या है कि स्पीड को 25% रिड्यूस कर दो, तो भाई किसी भी स्पीड को आप 100% मान लो, उसमें से आप 25% को रिड्यूस कर रहे हो, तो वो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे टाइम कह रहा है कि 40 मिनट्स बढ़ा दो। अब यहाँ पे इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, या मोर देन अगर कहीं लिखा हो तो वो भी प्लस ही शो करता है, अगर तो आपने ट्रांसलेशन पढ़ी हो तो वो उसमें इजाफा कर दो। ये आपके पास नया जो है वो डिस्टेंस का एक रिलेशनशिप बन गया। उसके बाद आपने दोनों को कंपेयर किया, आपको टाइम निकालना है, टाइम क्या आ गया 120 मिनट्स। ठीक है। 456 में कहा जा रहा है विच शेप हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई स्क्वायर ही वो होता है, स्क्वायर के पास जो है वो चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों एंगल्स भी 90 के बराबर होती हैं, तो यहाँ पे डी होगा। उसके बाद हमारे पास है 457 में कहा जा रहा है इफ x + 5 इज इक्वल टू 12 देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। अगेन x निकालना है 457 के अंदर। वो क्या है कि भाई x + 5 अगर 12 के बराबर है तो x निकालो, तो यहाँ पे बेसिकली 5 नेगेटिव हो जाएगा, 12 - 5 तो x की वैल्यू आ गई 7। सो करेक्ट ऑप्शन सी। देखो कितनी ईजी है अलजेब्रा। उसके बाद है 458 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपको जो है वो 3 साइड्स गिवन है, ट्राइंगल में आपको पता है 3 साइड्स होती हैं, तो आपको कहा जा रहा है कौन सा ट्राइंगल बनेगा 5, 6 और 12 को मिला के। देखो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर हों, ये तीनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब है ये तो नहीं बनेगा, सो ए चला गया।
उसके बाद है आइसोस्केल। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स एटलीस्ट बराबर हो। यहाँ पे जो है वो तीनों डिफरेंट है अगेन, तो इसका मतलब है बी भी चला गया। अब दो ऑप्शन बचे सी और डी। सी में है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तीनों साइड्स डिफरेंट है। डी में है कि भाई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई ट्रायंगल बनने के लिए भी एक कंडीशन होती है तीन साइड्स के लिए कि कोई भी ट्रायंगल कब बनेगा। कोई भी ट्रायंगल तब बनता है जब आप ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स उठाओ, दोनों को सम करो, वो ग्रेटर आना चाहिए तीसरी साइड के। तो यहां पे देखो तीन साइड्स है ना, 5, 6 और 12। इसका मतलब है अगर ट्रायंगल बनेगा ना इन तीनों साइड से, तो वो तभी बनेगा जब आप कोई भी दो जो है वो साइड्स उठाओ, दोनों को जो है वो ऐड करो, वो ग्रेटर आना चाहिए तीसरी साइड के। इसको आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये दो उठाता हूं तो ये हो जाएगा 5 + 6, ये हमेशा ग्रेटर आना चाहिए 12 के। या जो है वो अगर मैं 5 और 12 उठाता हूं तो ये ग्रेटर आना चाहिए 6 के। या अगर मैं जो है वो 6 और 12 उठाता हूं तो ये ग्रेटर आना चाहिए किसके, 5 के। इसी तरह अगर मैं कोई और पॉसिबिलिटी बनाऊं तो भी क्या करना है, दो एंगल्स, दो साइड्स का सम ग्रेटर आना चाहिए तीसरी साइड के। तो यहां पे देखो कोई रिलेशन खराब कर रहा है। 6 + 12 कितना होता है, 18। 18 बड़ा होता है 5 से, ये तो ओके है। 5 + 12 कितना होता है, 17। 17 बड़ा होता है 6 से। 5 + 6 क्या होता है, 11। क्या 11 बड़ा होता है 12 से, नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे फेल हो रही है इनइक्वालिटी। सो इसका मतलब है ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। आप भले कितनी भी कोशिश कर लो, कभी भी कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जो भी यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर हो दूसरी, और तीसरी जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो क्या यहाँ पे स्केलिन आप जो है वो करोगे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 458। हमारे यहाँ पे बच्चे जो है वो सी करके आए थे, क्यों, क्योंकि उनको लगा कि भाई तीनों डिफरेंट साइड्स हैं तो इसका मतलब स्केलिन बनेगा। लेकिन ये भी पता होना चाहिए ट्रायंगल बनता कब है। ऐसे कोई चीज़ बन ही नहीं रही, आप उसको जो है वो पहले से खाने में लगे हुए हो। जैसे हमारे साथ एक दफ़ा हुआ था कि हमारे जो है वो हॉस्टल में मेन्यू में था कि आज बिरयानी होगी, तो हम बड़ा खुश होकर जो है वो गए थे। जब यूनिवर्सिटी का क्लास ख़त्म हुआ पॉइंट पे, तो बड़ा भाग भाग के पहुँचे। इवन लड़ भी गए थे कुछ लोग, क्योंकि जल्दी में जाना था ताकि बिरयानी मुझे जल्दी मिले और ज़्यादा मिले। फिर जब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि जी वो कुक ने वो बनाई नहीं है बिरयानी, क्योंकि उसको कुछ लड़कों ने पैसे ही नहीं दिए थे। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था बच्चों के साथ कि उन्होंने स्केलिन का जो है वो ऑप्शन टिक कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। वाह। उसके बाद हमारे पास है 459, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अब आते हैं 459 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज़ 180 किलोमीटर एंड अ कार ट्रेवल्स एट 60 km/h, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक। तो आपको कहा जा रहा है कोई भी जो है वो दो टाउन्स के दरमियान डिस्टेंस है बेसिकली 180 किलोमीटर, और कार ट्रेवल कर रही है 60 km/h पे, यानी कि स्पीड गिवन है आपको। आपने निकालना है टाइम। तो भाई बड़ा आसान है, अगेन टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना है, 180 km/h, बल्कि डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही होगा, और स्पीड जो है वो कितनी है, 60 km/h। तो अगेन आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम को यहीं पे रहने दो, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 180 और स्पीड कितनी है 60। टेबल लगा दो तो इसका मतलब है 3। सो 3 आवर्स, सी हो जाएगा यहाँ पे। ये रिपीट तो नहीं हुआ है ना, आई होप रिपीट नहीं हुआ होगा, या तो कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा। एक जैसे ही है तकरीबन, बस थोड़ा सा डेटा का ही फर्क है। उसके बाद है 460 में कहा जा रहा है इफ 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। तो यहाँ पे देखो हम कंसीडर कर लेते हैं मेन और यहाँ पे डेज, रेशो प्रोपोर्शन वाला ये यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोडेड है। भाई अगर 12 बंदे जो है वो 15 दिनों में काम करते हैं, तो हमें बताना है कि कितने मेन रिक्वायर्ड होंगे। तो मेन को यहाँ पे अननोन दे दो, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, 10 दिनों में। भाई देखो यहाँ पे, अब अगर जो है वो बंदे डिक्रीज हुए हैं, बल्कि सॉरी दिन जो है वो डिक्रीज हुए हैं, तो जाहिर सी बात है भाई हमें जो है वो बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे। तो यहाँ पे देखें आपका जो है वो डेज का नंबर डिक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज होगा। तो एरो आप कैसे बनाओगे, अब ये जो है वो एरो आपका बनेगा ऊपर की तरफ। इसको मैं बना रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से,
कि भाई ये जो है वो मज़ीद कम होगा, ठीक है, डिक्रीज़ होगा, और ये मज़ीद इंक्रीज़ होगा। अब जिस हिसाब से आपने एरो बनाया है ना, उस हिसाब से आप फ्रैक्शन बनाते हो। तो ये हो जाएगा x/12, ये हो जाएगा 15/10। तो टेबल लगाओ, 6 to the 12, 5 to the 10, 5 1 the 5, 3 5 the 15। सो x की वैल्यू 6 3 the 18। 18 डेज में जो है वो हमारे पास वो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम जो है वो 10 दिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, पहले 12 बंदे थे वो 15 दिन में कर रहे थे, अब अगर 18 बंदे होंगे तो वो 10 दिन में करेंगे, ठीक है। ये एरो वाली जो है वो देख लेना थोड़ी। करेक्ट ऑप्शन सी। मैंने जो है वो इसके ऊपर डिटेल में जो है वो लेक्चर भी अपलोड किया है। बाकी ज़रूरी नहीं है एरो भाई, बहुत सारे तरीके कर सकते हो, या इवन ऑप्शंस को देख के भी बंदा जो है वो समझ जाता है कि हमें क्या करना है। उसके बाद है 461, जिसमें कहा जा रहा है 2 people कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days वर्किंग टुगेदर, 1 alone कैन डू इट इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज कैन द सेकंड पर्सन डू इट अलोन। तो ये रेट के जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप जो है वो यूट्यूब पे लिखोगे कि रेट के वर्क के जो है वो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स बताओ, या इवन गूगल पे कोई PDF देख लेना, तो वहाँ पे कुछ आपको मेथड्स बताएंगे, वो भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस, वरना इतने आते नहीं है, कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 2 बंदे हैं, कौन सा क्वेश्चन है 461, जो कि मिल के काम कर रहे हैं कोई भी 8 दिनों में, और उनमें से एक बंदा जो है वो 12 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे आप रेट कैसे बनाओगे? बेसिकली आपको पता है यहाँ पे टोटल रेट यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ वर्क मान लो कि भाई जो फर्स्ट पर्सन का रेट है और जो सेकंड पर्सन का रेट है, दोनों को ऐड कर लो। तो अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कोई भी जॉब। अगर जो है वो फर्स्ट पर्सन का हम रेट निकालें, वो क्या होगा कि भाई वो एक जॉब बेसिकली 8 दिनों में कर रहा है, 8 नहीं 12 दिनों में कर रहा है, तो ये हो जाएगा रेट 1/12। और सेकंड पर्सन का हमें रेट निकालना है जो कि हमें नहीं पता, तो ये बेसिकली आप 1/x कंसीडर कर लो, सही है। और आपको ये टुगेदर वाला भी दे रहा है, मतलब इनका कंबाइन रेट वो क्या है कि लेट सपोज वो कोई एक जॉब जो है वो 8 दिनों में कंबाइन कर रहे हैं, तो रेट क्या बन गया 1/8। तो अब आपको जो है वो टोटल रेट भी गिवन है, एक पर्सन का भी गिवन है और दूसरे का भी गिवन है, और आपने यहाँ पे वैसे ही डेज को जो है वो अननोन दे दिया है, तो आप आसानी से x निकाल सकते हो। तो टोटल रेट है हमारे पास 1/8, ये हो जाएगा 1/12 माइनस बल्कि प्लस 1/x। ये 12 जो है वो आप यहाँ पे लेके आओ, ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/x। तो कितना हो जाएगा, टेबल लगाओ यहाँ पे, 8 और 12 की एलसीएम यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, 2 4 टाइम 6 टाइम अगेन 2 टाइम 3 टाइम 2 की टेबल 1 टाइम 3 की टेबल 1 टाइम। सो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 एलसीएम आ रही है, एलसीएम आ गई 24। 24 को 8 से डिवाइड करो 3, तो 3 1 the 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/x। आंसर आ रहा है 1/24 इज इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू आ गई 24। इसका मतलब है जो दूसरा बंदा है ना, अगर वो अकेले में काम करेगा तो वो 24 दिन लेगा। सो करेक्ट ऑप्शन सी। भाई बहुत गर्मी है, समझ में नहीं आ रहा बंदा मजीद क्या करे। सो ये रेट के प्रॉब्लम से आई होप देख लेना कि आप जो है वो टोटल रेट गिवन है, उन दोनों का रेट जो है वो टोटल आपको पता है कैसे निकलेगा, फर्स्ट का और सेकंड का आपस में सम करके आपने फर्स्ट पर्सन का रेट निकाला, सेकंड पर्सन का आपने जो है वो अननोन कंसीडर कर लिया, यहाँ पे डेज के लिए कंबाइंड आपको वैसे गिवन था, पुट कर लिया, रीअरेंज करके आपने आंसर निकाल लिया। अब अगर आपने टॉपिक्स पढ़े तो आई होप आपको ये आता होगा। उसके बाद है 462। चलो आखिरी जो है वो कुछ क्वेश्चन हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चलते हैं। 463 पे आ जाओ। 463 में कहा जा रहा है, बल्कि 462 रहता है, 462 पे पहले आ जाओ। ये होते हैं गर्मी के साइड इफेक्ट्स। What is the area of a triangle with base 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। आपको जो है वो एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें जो बेस है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया निकालनी है। तो भाई आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बोल दो, क्या होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपको जो वो बेस और हाइट गिवन है, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 5। टेबल लगाओ 2 1 the 2 5 2 the 10, तो आंसर आ रही है एरिया के लिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन ए। उसके बाद है 463 में आपको कहा जा रहा है
हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। तो भाई याद रखो, अगर आपको सम ऑफ एंगल्स चाहिए ना किसी भी पॉलीगोन के अंदर, तो फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सही है। अगर आपके पास कोई भी पॉलीगोन गिवन हो, चाहे पेंटागोन है, हेक्सागोन है, आप यहां पे जो है वो रख देना। यहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स जो भी उस पॉलीगोन के अंदर है। अगर पेंटागोन है तो उसका मतलब है 5 साइड होंगी, हेक्सागोन है तो 6 साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स। तो आपके पास जो है वो टोटल सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा। जैसे हमारे पास ट्राइंगल का सम होता है एंगल्स का 180, इसी तरह अगर आपको किसी पॉलीगोन का निकालना हो तो यहाँ पे n की जगह जो है वो नंबर ऑफ साइड रख के टोटल सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हो, जो भी उसके अंदर एंगल्स बनती हैं। लेकिन अगर आपको एक एंगल जो है वो चाहिए, लाइक ईच इंटीरियर एंगल आपको चाहिए, तो फिर आप क्या कर देना, इस सम को जो है वो डिवाइड कर लेना किसके साथ, नंबर ऑफ साइड्स के साथ। तो ये आपसे अगर पूछ रहा है कि भाई पेंटागोन के अंदर हर एक इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री की बनती है, तो सिंपल है, पेंटागोन मींस 5 साइडेड वाला पॉलीगोन। तो यहाँ पे आपने जो है वो n की जगह 5 रख देना है, आपके पास जो है वो एक इंटीरियर एंगल जो है वो डिग्रीज के अंदर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपान में 5। तो कितना हो जाएगा 5 - 3, 5 - 2 3 इंटू 180 अपान में 5, 5 1 = 5, 3 5 = 15, 3 वहाँ पे जाएगा तो 30, 6 5 = 30। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है, ये होता है 108। इसका मतलब है हर एक जो है वो एंगल हमारे पास पेंटागोन के अंदर कितनी जो है वो बनेगी, 108 डिग्री की बनेगी, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद है 464 में कहा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ। तो यहाँ पे आपको जो है वो पेरीमीटर किसकी जो है वो बात कर रहा है, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल हमने बना लिया है, जो कि किसी जो है वो एंगल से आपको रेक्टेंगल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चलो पेरीमीटर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर। हमें इसकी जो है वो ब्रीथ निकालनी है, विड्थ निकालनी है। तो लेट सपोज वो हमने x ले ली, या चलो w ले लो। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा आप, अच्छा पेरीमीटर तो गिवन है तो 40 रख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी गिवन है जो कि कितनी है 12, तो 12 भी रख लो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो विड्थ तो यहीं पे रख लो। तो 40 = 2 12 = 24 प्लस 2w। यहाँ पे 24 को लेके आओ तो ये हो जाएगा 40 - 24 = 2w। 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कर रहा हूँ 16 = 2w। तो हमारे पास विड्थ कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर। सही है, ए ऑप्शन। अब उसके बाद है हमारे पास 465 जो कि आखिरी है, 40th क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको सारे करवाए हैं, कोई भी एक मिस नहीं करवाया, 39 मैंने करवा दी हैं। अब जो आखिरी 40 है ना, जिसका समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने इतनी रिसर्च भी नहीं की है। ऑल्दो कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि भाई इसको डिवाइड कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चला अभी तक, ना ही मैंने कभी जो है वो ऐसी बात जो है वो किसी टीचर से डिस्कस की, टाइम ही नहीं मिला। अभी करवा रहा हूँ तो याद आ गया, या मैंने अभी इंटरनेट पे चेक भी नहीं किया कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। ये इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन गिवन है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है भाई, कोई जो है वो इसको डिवाइड भी लेता है, कहीं पे हम इसको जो है वो मैट्रिक्स की तरह भी लिख रहे होते हैं। तो मुझे तो एटलीस्ट समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है। अब ये आपका काम है, आप खुद ढूंढो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, और जो IBA वालों ने आपको इसका आंसर दिया है वो दिया है 16। अब नहीं पता 16 कैसे आएगा, जो कि यहाँ पे B है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 16 इसका आंसर है। अब आप देख लो ये 16 कैसे आएगा। अगर कोई बच्चे इसको कर भी रहे हैं तो उनको 18 मिल रहा है, लेकिन आई डोंट नो, फिर भी जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें B ही ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे, जो कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा भी हुआ है। 16 आंसर आ रहा है। अब ये पता नहीं कैसे होगा, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बता देना। कोई बात नहीं है, अगर मुझे कोई भी चीज़ नहीं भी आ रही यहाँ पे तो आपसे सीख लूँगा। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना ये कैसे सोल्व होगा भाई, पता नहीं क्या है, या मैं खुद कभी जो है वो रिसर्च करूँगा फिर मैं आप लोगों को बता दूँगा। सो यहाँ पे जो है वो 40 के 40 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, जो कि हमारे पास थे डायरेक्ट टेस्ट 2026 नहीं 2025 के फेज 1 के।
तो वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, आपने क्वेश्चन यहाँ पे देख भी लिए हैं। और भी मैंने पास पेपर्स जो वो करवाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। तकरीबन आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क आ रहा है। और IBA का जो है वो पेपर हर दफ़ा जो है वो किसी ना किसी टॉपिक से डोमिनेट कर रहा होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा इतना लंबा कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री था, परसेंटेजेस था, स्पीड के प्रॉब्लम्स थे और हल्की फुल्की अलजबरा थी और कुछ खास था नहीं। कभी कभी पूरा पेपर ही परसेंटेजेस के ऊपर आ जाता है, कभी कभी परसेंटेज का एक भी सवाल नहीं आता। तो पढ़ना आपको सब कुछ पड़ता है, फिर जो आ गया सो आ गया और आपने टेस्ट देना होता है। सो ये हमने जो है वो मैथ के यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद जो है वो हम फिर देखेंगे और कौन से जो है वो मैथ के क्वेश्चन होते हैं तो फिर हम उनको करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो है वो वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और बड़ी मैंने मेहनत से ये टाइप किए हैं पहले क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स ने भेजे थे, और जिन स्टूडेंट्स ने भेजे थे भाई ये क्वेश्चंस उनको भी जो है वो थैंक यू सो मच। और जो अभी देख रहे हैं, जो 2026 में टेस्ट देने वाले हैं, वो भी जब पेपर दे के आएंगे तो वो बताएंगे क्वेश्चंस कैसे थे। फिर अगले साल जो बच्चे डायरेक्ट टेस्ट देंगे तो हम उनकी जो है वो हेल्प आउट करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो आप सब भी उन बच्चों को थैंक यू कह देना जिन्होंने ये टेस्ट दिया था और क्वेश्चंस बताए थे और आज आप ये देख रहे हो। सो मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाया है, गर्मी में बनाया है, और मैंने टाइप भी बड़ा कोई रात को 3-4 बजे बैठ के किया है। तो उसके बदले बस यही लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, अच्छा कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि जो है वो मोटिवेशन मिले इसी तरह के आगे वीडियोस बनाने के लिए। अब डायरेक्ट टेस्ट 2025 के फेस 1 के क्वेश्चन पेपर का आपको पैटर्न पता है। 40 इंग्लिश था, 40 मैथ था, 20 IQ था, जो कि सेम 2026 में भी होने वाला है। तो 40 मैंने मैथ का करवा दिया, 20 मैंने IQ का करवा दिया है, वो भी जाके देख लो यूट्यूब पे। अब रहता है 40 इंग्लिश का, जो कि आके आपको जो है वो आने वाले दिनों में मिलने वाला है। सो लेट्स सी, अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं जल्दी से इंग्लिश भी अपलोड कर दूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।